हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय स्टडी सेंटर में। चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे गांधी युग के बारे में। तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी भारत वापस आए, इसीलिए इस दिन को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। जब गांधी जी भारत वापस आए थे तो यह दौर प्रथम विश्व युद्ध का दौर था। 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध का काल था। इसी दौर में गांधी जी की भारत में वापसी हुई थी। गांधी जी ने प्रारंभिक चरण में अंग्रेजों को सहयोग करने की नीति अपनाई तथा इसके माध्यम से अपने लक्ष्य की उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया। इसी क्रम में उन्होंने भारतीयों को अंग्रेजी सेना में शामिल होने के लिए उकसाया और प्रोत्साहित किया कि अंग्रेजों की ओर से लड़िए ताकि अंग्रेज हमारे सहूलियत के लिए भी ध्यान रख सके। इसका परिणाम यह निकला कि भारतीय ने उन्हें गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट की संज्ञा दी। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ब्रिटिश सेना में भारतीय को भर्ती करने वाला सार्जेंट किन्हें कहा जाता है? तो ये गांधी जी को कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता था कि उन्होंने भारतीय को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित किया, उकसाया। उसके बाद 1916 ईस्वी में गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना जो गुजरात में है उन्होंने किए और 1916 ईस्वी में ही कांग्रेस जो लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए थे। इसी क्रम में राजकुमार शुक्ल जो चंपारण के थे नेता थे, उन्होंने गांधी जी से संपर्क किया और उन्हें चंपारण की 3 कटिया प्रणाली के संबंध में बताया और उनसे यह आग्रह की कि आकर के चंपारण में वे देखे किसानों की स्थिति को और इसके लिए कुछ करे। गांधी जी ने इस आमंत्रण को स्वीकार किया और वे चंपारण पहुंचे। यह संघर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ के कई प्रश्न आते हैं, जैसे एक प्रश्न आता है कि गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह क्यों की? गांधी जी का यह चंपारण सत्याग्रह 3 कठिया प्रणाली के विरोध में था। कठिया प्रणाली क्या थी? 20 कट्ठे की जमीन में से 3 कट्ठे नील की खेती करना अनिवार्य था। इसी प्रणाली को नाम दिया गया था 3 कठिया प्रणाली। वह 3 कट्ठा कौन होता था? जो सबसे उपजाऊ किसान की भूमि होती थी उसी 3 कट्ठे में नील की खेती करनी होती थी। परिणामतः किसान इस व्यवस्था से दुखी थे क्योंकि नील के जो फसल होती थी उसकी जड़ें इतनी लंबी होती थी कि वह किसी भी उपजाऊ भूमि को बंजर बना देते थे। किसान इस व्यवस्था से बचना चाहते थे और अंग्रेज इन्हें जबरन किसानों से खेती कराते थे। परिणामतः गांधी जी का भारत में सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह के रूप में हुआ। किसानों की समस्या के रूप में हुआ। किसानों की समस्या को उन्होंने सुना और इसे दूर करने के लिए उन्होंने भरसक प्रयास किया। अंततः 25% तक की लगान माफ कर दिए गए थे और 3 कठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। इसी समाप्ति के बाद पहली जीत के रूप में उभर कर आई गांधी जी के सामने यह वह आंदोलन साबित हुआ जिसने गांधी जी को यह सिद्ध कर दिया कि वह भारत के एक अग्रगामी राजनेता बनेंगे और इस राज सत्याग्रह के बाद ही उन्हें महात्मा की उपाधि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा दी गई थी। तो एक क्वेश्चन बनता है कि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किस आंदोलन में दिया था? तो प्रथम सत्याग्रह जो भारत में किए थे 1917 ईस्वी में चंपारण में, उसी सत्याग्रह में दिए थे रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि। गांधी जी की इस सफल प्रयोग के बाद उन्होंने फिर एक आंदोलन किया 1918 में, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद में टेक्सटाइल लेबर मजदूर पर जो अत्याचार हो रहे थे, उन्हें बोनस नहीं मिल रहा था, इसके विरोध में उन्होंने मिल मजदूरों के साथ बैठ कर के भूख हड़ताल की। गांधी जी को भूख हड़ताल की शिक्षा
रस्किन के बुकों को पढ़ने से मिला था और यहाँ पर पहली बार भूख हड़ताल किए और यहाँ भी इसका आंदोलन काफ़ी हद तक सफल सिद्ध हुआ और ऐसे धीरे धीरे करके वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के एक अग्रगामी राजदूत बन गए। उन्होंने उनके बाद 1918 में ही खेरा जो कि गुजरात में है आंदोलन में भाग लिया और उनके प्रमुख सहयोगी थे उसमें जो वल्लभ भाई पटेल थे वह पहले नेतृत्व कर रहे थे और यहाँ भी गांधी जी आए और किसानों के फसल नष्ट के बावजूद भी जो लगान मांग थी किसानों की उनकी पूर्ति के लिए उद्देश्यों के लिए उन्होंने एक आंदोलन में भाग लिया। प्रमुख सहयोगी जो थे वह वल्लभ भाई पटेल थे। ऐसे धीरे धीरे करके उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और चूंकि वे पहले ही दक्षिण अफ्रीका में कुछ अपने अच्छे कार्यों की वजह से चर्चित थे इसलिए उन्हें ज़्यादा समय नहीं लगा और जल्द ही गांधी जी कांग्रेस के अग्रगामी नेता में से शामिल हो गए। इसी बीच कुछ ऐसी घटना घटी जहां एक बड़ा विरोध का वातावरण तैयार हुआ। वह घटना थी 1919 के रॉलेट एक्ट लागू होना और रॉलेट एक्ट के विरोध में जालियांवाला बाग हत्याकांड होना। इस घटना के बाद पूरे भारत व्यवस्था में एक आंदोलन की जड़ें बनने लगी। इसी क्रम में जब प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी 1918 में तो सभी आस लगाए बैठे थे कि भारतीयों को कुछ बेहतर मिलेगा, जबकि 1919 के एक्ट में ऐसा कुछ भी बेहतर भारत को प्राप्त नहीं हो सका। दूसरी ओर तुर्की के खलीफा जो पूरे विश्व भर के मुसलमानों के गुरु हुआ करते थे उसके साथ जो गलत बर्ताव अंग्रेज़ों द्वारा किया जाता था इसके विरोध में मुसलमानों ने भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। अब इस आंदोलन में भी गांधी जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। खिलाफत आंदोलन 1919 से लेकर के 1922 ईस्वी तक चला। 1919 में शुरू हुआ और 1922 में जाकर के असहयोग आंदोलन के साथ ही ख़त्म हो गया। तो अब है कि खिलाफत आंदोलन क्या था। तुर्की में जो मुसलमान के एक नेता होते थे जिन्हें वो सर्वव्यापी नेता मानते थे और वह खलीफा के नाम से जाने जाते थे, खलीफा के पद के नाम से जाने जाते थे, उनके साथ जब अंग्रेज़ अनैतिक व्यवहार करते हैं तो उनके विरोध में शुरू होता है खिलाफत आंदोलन। इस आंदोलन का नेतृत्व भारत में पहले अली बंधु ने किया, बाद में गांधी जी को इसका नेता चुना गया और गांधी जी के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन चला। यहाँ से एक प्रश्न आता है कि गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन क्यों की। इसका मूल कारण था कि गांधी जी खिलाफत आंदोलन के माध्यम से भारतीय मुसलमानों को भी राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ना चाहते थे। इसी उद्देश्य से उन्होंने खिलाफत आंदोलन को संचालित किया और काफ़ी हद तक यह आंदोलन तीव्र होता चला गया। इसी बीच जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और इसकी जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया। उसके बाद गांधी जी ने चलाया 1920 से लेकर के 1922 तक में असहयोग आंदोलन। तो पार्ट 3 में हम असहयोग आंदोलन के पूरे डिटेल को पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।